ये हमारी किस्मत अच्छी रही कि माँ नर्मदा ने अपना एक गाना हमको भेंट और किया। ये भी होता है ना कि हर गाने के अंदर जब लोग गाते हैं या एक लोकगीत है उसमें हर एक की आत्मा की पुकार होती है, वो अपनी तरह से गाता है। अपनी तरफ से गाता है। तो ये हमारी आत्मा की पुकार है कि हम अपनी तरह से गाते हैं। इससे पहले भी हमने शो किया था जिसमें लोग थे, लेकिन ये प्रॉपर पब्लिक इवेंट था। बाकी जबलपुर बहुत बढ़िया जगह है। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है और इस समय हम जिनके साथ में हैं उनसे मिलकर आपको बड़ी ही खुशी होगी। और समय ही ऐसा है, नर्मदा गौकुंभ संत समागम 2020 का समय है और 25 फरवरी की अगर हम बात करें तो 25 फरवरी के दिन चार चांद लगाया सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंडियन ओशन बैंड ने। और इस समय इंडियन ओशन बैंड के 2 सदस्य हमारे साथ में हैं, अमित जी हैं और साथ में हिमांशु जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कैसा लगा सर जबलपुर शहर में परफॉर्मेंस करके? बहुत आनंद आया हमें। एक तो पहली बार इस तरह के आयोजन में हम लोग जो गौकुंभ का आयोजन इसमें हम आए थे, तो मैं फ्रैंकली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने लोग इकट्ठा होंगे और सुनेंगे, क्योंकि काफी लोगों के लिए शायद इंडियन ओशन नई चीज होगी जी। लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी हुई कि बहुत सारे लोग वहां पर थे और रहे जी। रहना बहुत जरूरी है। कौतूहल में आ तो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, आपने बांध के रखा है एक्चुअली पब्लिक को। अमित जी आप भी कई बार यहाँ पर आए हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि कल का एक्सपीरियंस और पिछला एक्सपीरियंस कैसा रहा? व्हाट इज द डिफरेंट? डिफरेंट ये था कि सही मायने में ये हमारा जबलपुर में पहला शो था जिसमें इस मात्रा में क्राउड भी आई थी। इससे पहले भी हमने शो किया था जिसमें लोग थे, लेकिन ये प्रॉपर पब्लिक इवेंट था। और मेरे को वैसे भी ऐसी गैदरिंग बहुत अच्छी लगती है जहां पर आम जनता आती है और किसी भी कारणवश आए, चाहे रिलीजियस सेंटिमेंट से आए या किसी प्रोग्राम को देखने आए, लेकिन रहती है और हमको चांस मिलता है हमारा म्यूजिक ऐसे लोगों तक पहुंचाने का जो कभी कभी हो सकता है कि हमारे म्यूजिक को ना पहचानते हो, ना जानते हो, क्योंकि बॉलीवुड म्यूजिक तो हर जगह पहुंच जाता है, लेकिन बाकी जो म्यूजिक है वो बड़े बड़े शहरों तक सीमित रह जाता है और बहुत धीरे धीरे फिर नीचे उतरता है। मगर इसीलिए मेरे को ऐसे शो करने में बहुत बहुत आनंद आता है। बाकी जबलपुर बहुत बढ़िया जगह है। हमारे पिताजी यहाँ से पढ़ते थे, तो इसीलिए मैं उनकी विशेष लेके आता हूँ जब भी आता हूँ। हम तो कहेंगे आप जबलपुर के ही बेटे हैं। आप ऐसा ही समझ लीजिए। और मध्य प्रदेश पूरा प्रांत ही मेरे को बहुत प्यारा है। मेरे को लगता है कि हमारे देश का हिडन और ऐसा एक स्टेट है जिसको उसकी ड्यू आज तक पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। बाकी सारे स्टेट बड़े फेमस हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सही मायने में सब कुछ है। और मैं तो खैर आता ही रहता हूँ। बांधवगढ़ के जंगल मेरे काफी फेमस फेवरेट जंगल हैं, तो अभी मैं फिर आने ही वाला हूँ अगले महीने में, फिर यहीं दिखूंगा। तो एमपी से बड़ा लगाव है। और इंडियन ओशन बैंड की बात की जाए, एक जो नाम है एकदम यूनिक है, उसका कॉन्सेप्ट तो 1980 से शुरू हुआ। आप लोग कब जुड़े इंडियन ओशन बैंड से? देखिए, मैं जुड़ा हूँ कुछ 10 साल पहले। अमित पुराने मेंबर हैं, ये पहले से हैं जी। मैं आया था जब इंडियन ओशन बैंड के फाउंडर मेंबर एक थे असीम चक्रवर्ती जी। उनकी तबीयत खराब हुई और उम्मीद ये हम सब कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए जी। लेकिन किसी कारणवश हालात बिगड़ते गए। उस दौरान में मुझे अप्रोच किया था, इंडियन ओशन वाले मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी आवाज ठीक ठाक ही है, बेस बहुत अच्छा है। जी, कोशिश करो, आओ जरा जैम कर लो बैंड के साथ। मेरा असल में एक और भी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अभी भी वो करता हूँ, मैं ट्रेन फिल्म मेकर हूँ। तो मैं अपनी फिल्म बना रहा था, तो मैंने कहा यार कैसे करूँगा दोनों चीज़ें। फिल्म भी बना रहा हूँ और ये भी एक फुल टाइम कंप्लीट पैकेज नहीं हो गया, फिल्म मेकर भी और प्लस म्यूजिक भी? नहीं, थोड़ा क्योंकि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ टाइम देना पड़ता है, पैशन दोनों ही है। तो उन्होंने कहा चलो ट्राई तो करो। ट्राई किया, जेल किया, लेकिन दुर्भाग्य था कि असीम चले गए। फिर मेरी तरफ एक सवाल खड़ा हुआ कि भैया आप क्या करोगे? अभी तक तो ये था कि असीम ठीक होंगे, तुम अपना कार्य करके निकल जाओगे, अपना फिल्म में निकल जाओगे। हाँ। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तब से 10 साल से तो कोशिश कर ही रहे हैं। मजा किस में आता है, म्यूजिक में और फिल्म मेकिंग में?
मुझे दोनों में ही आता है, मैं सच बताऊं। मुझे म्यूजिक में बहुत ज्यादा मजा इसलिए आता है, दोनों तरफ का बताता हूँ, क्योंकि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जी, मन की भड़ास निकलती है, मन के अंदर जो सुर घूम रहे हैं वो बाहर आते हैं, ऑडियंस से रिएक्शन मिलता है, एक प्रेम एकदम झलकता है जी। फिल्म मेकिंग तो एक लंबी पकाने वाली प्रोसेस है ना, कि आपने कोई फिल्म बनाई, आपने कुछ कार्य किया, उसकी प्रशंसा जो है वो टाइम लगता है। म्यूजिक का तुरंत मिलता है कॉन्सर्ट में। बता नहीं रहे हैं कि ये एक्चुअली पहले सिंगर ही थे, ये पहले गाना ही गाते थे जी। उसके बाद कुछ हुआ, निजी जिंदगी में बहुत कुछ होता है, और फिर कुछ एक काम भी करना था, तो फिर इनकी अगर मेरी याददाश्त ठीक है, इनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हुई, इनका गले में कुछ इन्फेक्शन सा हुआ था, 2 साल तक इनकी आवाज ऑलमोस्ट बंद थी। My तो God. मुझे लगता है कि ये शायद गाने के लिए ही थे, लेकिन फिर इन्होंने फिल्म मेकिंग क्योंकि सीखी थी, पढ़ी थी और अच्छी भी लगती थी, तो फिर इन्होंने उसी की और अपना हमें भी अच्छी लगती है। तो 2 साल को यूटिलाइज किया, 2 साल को यूटिलाइज किया फिल्म में। नहीं, ऐसा नहीं, फिल्म मेकिंग तो चल रही, फिल्म मेकिंग चलती रही और काफी जिंदगी उस वो मोड़ ले चुकी थी, तो फिर 30 साल हो गए मुझे फिल्म्स बनाते हुए, और बड़ी बात है। स्टिल अमित जी से पूछना चाहूंगी, इंडियन ओशन नाम बड़ा यूनिक है, इसके पीछे कुछ कहानी है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मतलब देखिए, नामकरण की कहानियां कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होती हैं, बट ये एकदम यूनिक है। नामकरण से छोटा सा बच्चा बैठा मुंह मुंडन करवाते हुए बच्चे का नाम रख लिया, बस उसी टाइप का। पर ये पूरा ग्रुप है, टीम है। तो जब ये बैंड जब शुरू हुआ तो सुष्मित सेन गिटार प्लेयर थे, असीम चक्रवर्ती थे, और 1-2 लोग और थे, राहुल भी थे। राहुल आधे साल 1 साल के बाद आए। क्या होता है ना, शुरू में बैंड में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बैंड कभी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहता शुरू में जी। 1-1.5 साल तक अक्सर आप देखेंगे हर बैंड की लाइफ में चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बैंड एक स्टेबल एंटिटी नहीं होता है। तो हमारे बैंड में भी जो स्टेबल एंटिटी उस वक्त थी पहले साल के लिए, वो सिर्फ सुष्मित और असीम ही थे, बाकी लोग आते जाते रहते थे। फिर उस साल के अंदर अंदर राहुल भी आ गए। मुझे याद है कोई कहानी कि जब बैंड में 6 लोग साथ में होते थे, तब उन दिनों की बात है ये। तो फिर जाके धीरे धीरे स्टेबल हो जाते हैं कि 3-4 लोग ही रह जाते हैं। तो फिर 4 लोग रह गए, राहुल, असीम, सुष्मित और शालीन नाम के एक ड्रमर थे। तो इन्होंने अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड भी करी 91-92, मैं वही बता रहा हूँ। तो इन लोगों के बीच में कभी एक मीटिंग हुई होगी, 90 की बात होगी, ये 1991 पुरानी है कि ये यादें भी पूरी धुंधली होती जा रही। तो घर में बैठे बैठे इन्होंने सोचा कोई नाम रखेंगे जी। अब सुष्मित, शालीन और ये तो सब थे शहरी बच्चे थे, बड़े भयानक नाम और बड़े बेकार से नाम सोचे इन लोगों ने सब, जिसमें थोड़ा सा इंग्लिश भी रहेगा, थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी, क्योंकि लग रहा था कि म्यूजिक बड़ा वो है, फ्यूजन है टाइप का। तो ये सब बेकार से नाम उन्होंने एक दूसरे पे छोड़े। कुछ मेरे को याद है, वो इतने बेकार है, फर्मा ग्लो। माय गॉड, बताइए, ये कोई नाम भी है, वो भी अंग्रेजी है। हिमांशु जी को एकदम से हो रहा है। नेशविल घराना किसी ने बताया। माय गॉड, नेशविल क्यों? क्योंकि नेशविल से वो ब्लूज और रॉक ये सब आता था, और घराना क्योंकि इंडियन थे। तो ये सब सुन के ना सुष्मित के पिताजी बहुत ही त्रस्त हुए, बहुत ही पीड़ा हो रही थी। नाम ही नहीं सूझ रहा है, मेरा बेटा इतना अच्छा गिटार बजा रहा है कि ये सब क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा, हाउ अबाउट सिंपल नेम लाइक इंडियन ओशन। वाओ। तो आप देखिए, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी सोच ऑलरेडी कितनी अच्छी रहती है। तो आई रियली थैंक हिम फॉर गिविंग दिस नेम। और सबने सोचा कि हाँ, वो झटका नहीं देता इन जवान लोगों को, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा अपने सुधर जाओ टाइप। तो इनको सबको अच्छा लगा, ये नाम अच्छा है, और फिर तब से ये नाम हो गया, चल निकला फिर नाम हो गया। और ये नाम बड़ा ही ऐप्ट लगा एक्चुअली, संगीत को पूरी तरह से दर्शाता है। और इंडियन ओशन जब फिल्म के लिए गाता है और प्लस एक फोक को जब फ्यूजन में तब्दील करता है, आप कहाँ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू फिल्म एंड अदर? देखिए, मैं बहुत दिनों तक तो मेरे को ये लगता था कि हम लोग अपने गाने बनाते हैं, इसीलिए उसमें बड़ी फ्रीडम मिलती है, कुछ भी कर सकते हैं, 10 मिनट का गाना बना सकते हैं, 12 मिनट का बना सकते हैं। हमारे गाने लंबे होते हैं, इट्स अप टू मी, हमारे होते हैं लंबे, लेकिन बोर नहीं करते हैं, लेकिन खींच के रखते हैं। और फिल्म में क्या होता है कि कोई ब्रीफ होती है, कोई कुछ बताता है आपको, सिचुएशन। मगर अब मेरे को ये लगता है कि एक्चुअली मुझे दोनों ही चीजें पसंद है, क्योंकि मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव वो गाना बनाना है और उससे आनंद लेना है। तो मेरे को एक्चुअली अब ये लगता है कि मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं। हाँ, इंडियन ओशन का अपना गाना बनाते हैं तो कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि आपको 1 महीने के अंदर गाना बनाना ही बनाना है। आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। हमारे कुछ गाने 5-5, 6-6 साल के बाद, 8 साल के बाद भी बदल जाते हैं थोड़ा। तो लिरिक्स लिखने के लिए कोई स्पेशल है आपकी टीम में?
ये सब लोग मिलजुल टीम के में- वो पूरा? नहीं, हम लोग खुद अपने गाने तो नहीं लिखते, सिर्फ एक लिखा है अब की बारी जो अब नई की एल्बम नई है एल्बम उसमें उसका है। जोड़ तोड़ की राजनीति से प्रेरित होके हमने आपस में मिलके एक गाना लिख लिया है। और अंग्रेज वाला रंगरेज वाला संजीव शर्मा ने लिखा था। जी। बहुत सालों तक संजीव शर्मा ही हमारे लिरिक्स लिखते थे केवल। वो दिल्ली के हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं। उसके बाद फिर ब्लैक फ्राइडे वो भी फिल्म मेकर हैं। हम्म। अच्छा दिमाग। ब्लैक फ्राइडे फिल्म में पीयूष मिश्रा जी ने लिखे। जी। उसके बाद कुछ गाने तो फोक गाने हैं जो पहले लिखे हुए हैं, कुछ कबीरदास की पंक्तियां हैं। और अब वरुण ग्रोवर ने एक दो गाने लिखे हैं, मसान के लिखे हैं। स्वानंद ने भी लिखे हैं हमारे लिए। स्वानंद के तेरे स्वानंद- हमारे गाने जो लिखे अभी रिलीज नहीं हुए। ओके। स्वानंद की और कल जब मैं सुन रही थी राहुल जी बोल रहे थे ये जो आपने मान रेवा पे जो गाना गाया जी, जी। और वो बड़ा ही फेमस हुआ, बहुत वायरल हुआ। तो कहानी जो 30 साल पहले की उन्होंने सुनाई कि मैं जा रहा था और मैंने सुना और फिर उसको सोचा कि हम लोग क्यों ना गाएं, वो फीलिंग कैसी थी? उसके लिए कितना टाइम लगा उसमें फ्यूजन डालना? आज जब मैं इस चीज को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कितने लकी रहे हम लोग जी कि माँ नर्मदा का पुराना भजन जी। जो कि एक्चुअली लोग सालों से गा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पूरा का पूरा नया कंपोज किया है। हम्म। ये किसी कारणवश चाहे आदमी कैसे भी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन में राहुल पहुंचे और फिर उन्होंने वो गाना सीखा। जी। फिर जब वो खत्म हुआ उनका वो दौर और फिर वो वापस आए बैंड के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम लोग तब कंदीसा एल्बम पे काम कर रहे थे। ये 90s की बात है, 98 या 97 के आसपास की बात है। तो हम ये सब गाने बना रहे थे। कंदीसा गाना ऑलमोस्ट बन चुका था और भी सारे गाने बन चुके थे। तो तब राहुल ने एक दो ऐसे गाने हमको सुनाए थे जो वो अपने वहां से सीख के आया था। उनमें से एक था ये बॉल वी विल गाना जो कल नाकेदार आवे हमने गाया था। फिर एक वो एक और गाना था चीतू तारो बंगलो, वो भी तभी का है, तब से बना नहीं है, अब जाके बनाया वो गाना। और मारेगा भी उसमें था। तो हमने जब ये गाना सुना तो हमें लगा कि यार ये गाना इतना सुंदर है अपने आप में, ऐसा का ही ऐसा है। तो हम इसको ऑलमोस्ट ऐसे ही ले लेते हैं और फिर इसको अपने हिसाब से बजाते हैं और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा सा चेंज करते हैं। फिर गाने के सुर थोड़े ऐसे थे कि हमने देखा कि एक दो चीजें हम शायद गाएंगे लेकिन वो जो भीड़ का जो माहौल जब गाता है भजन को, वो उसकी फीलिंग अलग रहती है और अलग से जब 2-3 लोग गाएंगे तो अलग हो। तो हमने कुछ नोट थोड़े से बदले हैं, बहुत ज्यादा नहीं बदले जी। तो ये हमारी किस्मत अच्छी रही कि मां नर्मदा ने अपना एक गाना हमको भेंट और किया। ये भी होता है ना कि हर गाने के अंदर जब लोग गाते हैं या एक लोकगीत है उसमें हर एक की आत्मा की पुकार होती है, वो अपनी तरह से गाता है। अपनी तरफ से गाता तो ये हमारी आत्मा की पुकार है कि हम अपनी तरह से गाते हैं। कहते हैं कि माँ रेवा जो होती हैं उनके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने आप चुन लेती हैं आपको। बिल्कुल। ऐसा ही एक अवसर राहुल बाबा को भी दिया, आप लोगों को भी दिया। आज वो गाना राहुल इतना लोग दाढ़ी हमारे कल कमाल हुआ है। हम हमारी गाड़ी आ रही थी, साधु ने तो नहीं पकड़ नहीं, लिया। नहीं, सुनिए। हमारी गाड़ी आई, मैं और हिमांशु एक गाड़ी में थे और आगे वाली गाड़ी राहुल निकल गए। वो थोड़ा पहले निकले। तुरंत 5 मिनट पहले निकले होंगे। तो हमारी गाड़ी जब इसमें अपने मंच के पास आई तो पुलिस वालों ने रोका कि भाई अंदर गाड़ी नहीं जा सकती। तो हमारे ड्राइवर ने उनको बोला भाई हमारे पास कलेक्ट्रेट से परमिशन है, हमारी गाड़ी अंदर जा सकती है, ये सब कुछ है, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा नहीं अंदर गाड़ी कोई नहीं जा सकती, आप बस यहीं उतर जाइए। तो मैं ड्राइवर से कह रहा था यार उतर जाते यही तो है, चल के चले जाएंगे आराम से। कहता नहीं सर हमको परमिशन मिली है, हमको स्टेज के हमको पास पास ही जाना जाना है। मैंने कहा चलो कर लो, आपको करना है तो पुलिस वाला आके कहता है कि अरे सर कोई नहीं गाड़ी जाती है। तो ड्राइवर ने बोला कि सर अगले वाली 2 गाड़ियां गई है ना अभी। कहता है सर उसमें तो संत गए थे, उसमें और कोई नहीं। तो मैं राहुल दाढ़ी नहीं दाढ़ी और वो नीचे जो टी शर्ट पहनी थी वो दिखी नहीं होगी, टी शर्ट दाढ़ी दिखी, दाढ़ी टी शर्ट जो थी वो गेरुआ थी। मुझे लगा ये तो संत बात है। मैं तो राहुल बाबा ही कहती हूँ। नहीं ये सच में आई एम फीलिंग सो लकी दैट ये गाना हम तक पहुंच गया, किसी भी माध्यम से पहुंचे, हम तक पहुंचा और अब हम धीरे धीरे वापस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को मां नर्मदा की अहमियत का पता ही नहीं है बाकी शहरों में कि ये किस हिसाब से हमारे देश की मतलब सबसे ज्यादा क्या कहते हैं लाइफ गिविंग रिवर नर्मदा माता है। सुंदर भी है। किसी भी मतलब स्टेट की बात करें तो उसकी जो लाइफ डिपेंड करती है नदियों पे। और नदियों की अगर बात करें गंगा जी भी हैं, लेकिन जब नर्मदा जी की बात, एक तो पहली बात चिरकुमानी है और दूसरा वो मतलब उल्टी बहती है और तीसरी बात यह है कि ये जो जबलपुर शहर उनका मायका कहलाता है।
और शंकर जी ने उनके लिए मतलब उनके एंटरटेनमेंट के लिए भेड़ाघाट की रचना की थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब बात करते हैं कि पार्वती जी, तो उन्होंने ये गौरी घाट बनाया, इसलिए इसको गौरी घाट कहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें यहाँ पे इतिहास है। बिना किसी ग्लेशियर के जी, ठीक है, नदियों के अलग अलग स्रोत होते हैं, लेकिन ये नदी की अहमियत ऐसी है कि आसपास से जो जल बरसता है वही बटोर के वापस हमारे तक आता है। तो आई फाइंड दिस एज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रिवर्स, और यही ऐसे उल्टा बहता है आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सब में नर्मदा माता अमर है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल बहुत सारे जो न्यू कमर्स है बैंड्स बना रहे हैं, थोड़े समय के लिए बनाते हैं, उसके बाद फिर वही ब्रेकअप हो जाता है, अलग हो जाते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, फिर उन्होंने बैंड बनाया, उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? क्योंकि लॉन्ग टाइम आप चले तोड़ने के लिए या चलाने के लिए? चलाने के लिए मुझे लगता है संगीत की कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है? क्योंकि रियाज हर जगह होना संगीत की चाहिए। बात यहाँ नहीं आती, यहाँ पर लोगों की बात आती है। जी, अगर आप में आत्मीयता है पहली बात, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी बैंड की लॉन्जिविटी, जहाँ आप कहते हैं ना कि वो जी। देर तक चला क्यों, चलता यूं है क्योंकि देखिए ईगोज हर एक के, जी बिल्कुल ठेस हर एक को पहुंचती है, और आर्टिस्ट वगैरह के तो ईगोज बहुत बड़े होते हैं। बिल्कुल। अगर अपने ईगो को आप ताक पे रख दें तो लॉन्जिविटी हो जाती है। दूसरी बात ये आती है कि भूखे पेट भजन भजना को पाला। बिल्कुल। अब चक्कर यह है कि आप बैंड तो आपने चला दिया, आपके माँ बाप कहने लगे अभी बेटा क्या कर रहा है, सही बात ये है। म्यूजिक बनाएगा या अपना भरण पोषण भी करेगा, हमारा क्या होगा। बिल्कुल। तो कई फैक्टर्स ये होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से बैंड्स टूट जाते हैं। जी, इंडियन ओशन मुझे लगता है बहुत ही एक लकी भी कहूंगा, क्योंकि अच्छे लोग जुड़े हैं हमेशा, चला है आगे तक। और इतने सालों से आप लोग साथ में हैं। नहीं, लोग बदले हैं। आपको अपने संगीत पे कुछ एक किस्म की भरोसा रखना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और अलग अलग किस्म के संगीत आएंगे, जरूरी आप नहीं लोग कि के पास हमारे वैरायटी जैसा। बहुत ज्यादा है। अब हमारे पास है क्योंकि हम लोग ठीक है अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इन्फ्लुएंस लाते हैं, लेकिन हर दौर में अलग अलग किस्म का म्यूजिक चलता है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में आज बॉलीवुड का संगीत भी थोड़ा सा बदल गया है। अब वो पुराने स्टाइल का बॉलीवुड नहीं रहता, आजकल नए नए इन्फ्लुएंसेस आते हैं, अपडेट हो जाता है। तो अलग अलग दौर में अलग अलग म्यूजिशियंस अपने अपना गाना लेके पहुंचेंगे, और अगर आप अगर आप बहुत ज्यादा कॉपी ना करें लोगों की, तो चांस ज्यादा रहता है कि आप लंबे दौर तक अपने बैंड को बना पाएंगे। क्योंकि धीरे देर आए दुरुस्त आए टाइप का है, धीरे धीरे पब्लिक पहचान जाती है कि आपने कुछ शायद कुछ और किया है, कुछ क्रिएटिव किया है, और आपको अपने मन में ये रखना पड़ेगा संभाल के कि आपका आर्ट किसी दूसरे की आर्ट की तुलना में बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर बारी अपने को ये बोले कि आपका आर्ट तो ज्यादा है, आर्ट ही है, लेकिन लोग नहीं पहचान पा रहे हैं या पैसे नहीं मिल पा रहे। तो उसमें जो आपकी अपनी कॉन्फिडेंस है वो आप एक्चुअली उल्टा खत्म कर रहे हैं। अपने आप को आपने इतना ज्यादा ऊंचा चढ़ा दिया है कि मेरा आर्ट तो, अब जैसे मैं आज ये कहूं कि मैं इंडियन ओशन हूं, मैंने इतने अच्छे गाने बनाए हैं, तो मेरा किसी भी रेगुलर पंजाबी पॉप से अच्छा है, एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हर एक का अपना स्थान है ना, अपना स्थान है, और वो गाना भी गाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते थे कि जी फिल्मी 4 मिनट का गाना तो कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, और क्लासिकल में तो इतना टाइम मिलता है कि लोग समा बांध देते हैं। मैं कहता हूं नहीं, देखिए दोनों साइड का पक्ष रखिए। क्लासिकल में आर्ट इतने समय तक रोक के रखने का है, वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आपके पास 20 मिनट है आपने समय बांधा, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आप 20 मिनट तक समय बांध सकते हैं। सिमिलरली जो फिल्मी म्यूजिक है, उनको 4 मिनट के अंदर अंदर ही अपना पॉइंट बताना है और लोगों को पकड़ना है, तो वो भी एक्चुअली बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबको अपना अपना रिस्पेक्ट देना जरूरी है, और जब आप वो दे सकते हैं, देन यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। देन फिर आपको ये नहीं लगता कि अरे उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं इतना वो हो गया हूँ, ऐसा। सबके लिए स्थान है, और आज तो देश बदल चुका है, तो जवान लोग ज्यादा हैं, तो म्यूजिक का कंजम्पशन भी ज्यादा है। न्यू इंडिया है, एक्चुअली में इंडिया है, हम लोग को दिखता है ये, जवान लोग ज्यादा हैं और ज्यादा नया म्यूजिक कंज्यूम करते हैं। मोर पीपल आर विलिंग टू लिसन टू न्यू म्यूजिक नाउ। तो जब ऐसा है तो मेरे को लगता है कि और आर्टिस्ट साथ में है, चलते चलते हम चाहेंगे विदाउट म्यूजिक कुछ हो जाए, 2 लाइनें मालेवा का ही गाना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो सोचा था साहिब लोग आते हैं, चलो हम लोग ने एक नया गाना बनाया है जी, जो जिसके लिरिक्स ये कहते हैं कि पहली बार हमने लिखे, इसके थोड़े से हमने क्या होते हैं कि
हम लेफ्ट राइट सारे में देखते हैं और बिल्कुल। देखते हैं कि दुनिया कहीं अच्छी चल रही है, कहीं खराब चल रही है, कहीं भूखमरी है और कहीं पर ठीक ठाक लोग हैं, कहीं लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कहीं नहीं भी करते हैं। और इस सबके बीच में एक प्रश्न चलता रहता है कि दुनिया बनाने वाले ने जो बनाई है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सारा कुछ अच्छा क्यों नहीं है। जी। तो इससे बड़े सारे जिज्ञासु लोग इस सोच में निकल पड़ते हैं कि क्या भगवान सच में है भी या नहीं है, मतलब कभी कभी डाउट होता है लोगों हाँ। को। और इसको लेकर के हमने एक गाना बनाया जो कि हम जिस धर्म से हम लोग थोड़े जिज्ञासु जो पंथी लोग होते हैं वो भी इस धर्म में पूरी तरह से रह पाते हैं और उनको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ाए। और कश्मीरी लिरिक्स हैं शुरू के जी। 1.5 यूरोस चाइने हमारे साहिबो यूरो नाची, मतलब मैं जंगल जंगल भटका तेरे दीदार को, लेकिन तू मिल नहीं पा रहा, तू है कहाँ, कि मेरे को ढूंढना जरूरी है। और इस सूफी संतों ने तो कहा भी है जी। जैसे बाबा बुल्ले शाह हैं या गुलाम फरीद हैं, जो भी सूफी मत के लोग थे, इन लोगों ने इस भगवान उनके लिए उनका दोस्त था, उनका यार था, उससे बात ही ऐसे करते थे। वो कहते हैं आपके दिल में होते हैं, आप कहाँ ढूंढ रहे हैं। इश्क होता था गाने में अंत की लाइन यही है, बुल्ले शाह की लाइनें हमने यूज करी है कि अगर ऐसे ही भगवान मिल जाता ना तो सबको मिल सकता था कि पानी में मिल जाए तैरने से, तब कर लो तब तो मिल जाएगा, मछलियों को मिल जाता, जंगल घूमते गाय बछियों को मिल जाता। वो कहते हैं रब उनको मिलता है जिनके दिल साफ होते हैं। बिल्कुल। तो इस पे हमने गाना बनाया। तो गुनगुना दीजिए 2 लाइन। साहिबो वन मन हा पुरुष चाने हमारे साहिबो नाची, तू है या नहीं मन मन में ही मैं सोचूं कभी कभी, तू है भरम या मन का बुना, तू है भी या है नहीं, क्या बात है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जैसे आपके सारे गाने फेमस होते हैं और वायरल होते हैं, लोग उनके मुरीद हो जाते हैं, तो ये भी वैसे ही लोगों का प्यार पाए। और आप जबलपुर आए, अपनी हमसे बातें शेयर की और इतनी सारी बातें की, और एक बहुत अच्छा लगा कि हंसमुख जो है ना, आप इंडियन ओशन तो है लेकिन आप दिल से खुश हैं, इसलिए लोगों को बांध लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।